हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, कौन कौन से रिसर्च के डिज़ाइंस होते हैं और कौन सी स्टडी में कौन सा डिज़ाइन जो है यूज़ किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी, ये भी अच्छी लगेगी और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सबके साथ। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च अप्रोचेज और डिज़ाइन बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। इन द इंट्रोडक्शन, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? एक ब्रॉड प्लान होता है। रिसर्च डिज़ाइन को हम ब्लू प्रिंट भी कहते हैं, जैसे हम गूगल मैप कह सकते हैं कि गूगल मैप है जो हमारी रिसर्च स्टडी का है। ये हमें बताता है, जो रिसर्च डिज़ाइन होता है वो हमारा एक गूगल मैप की तरह, एक ब्लू प्रिंट की तरह काम करता है, जिसके थ्रू हम अपनी पूरी स्टडी हमारी जिसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारा रिसर्च डिज़ाइन ही सही नहीं होगा तो हमारी जो पूरी की पूरी रिसर्च है वो गलत हो जाएगी। इसलिए हमें जो रिसर्च डिज़ाइन है प्रॉपरली सिस्टमेटिक होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए रिसर्च डिज़ाइन हमें क्या बताता है, व्हाट इज़ डन, आपने क्या करना है इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट हमें बताता है हाउ इट विल बी डन, कैसे किया जाएगा, वो चीज़ हमें पता चलती है। नेक्स्ट है, इसके साथ हमें पता चलता है कि हाउ टू बी डाटा विल बी एनालाइज्ड। बेसिकली जब हम डाटा रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है जब भी आपने रिसर्च करनी है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज डन, आप करना क्या चाहते हो, हाउ इट विल बी डन, कैसे हो पाएगा, डाटा कैसे एनालाइज किया जाएगा। देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास 3 तरह के डिज़ाइन होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव एंड जो हमारी नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं बेसिकली। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्टडी कौन सी, एक्सपेरिमेंटल है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है, क्वालिटेटिव है, कौन सी स्टडी है। उसके बिहाफ पे हम जो है अपना डिज़ाइन है वो चूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा डाटा कलेक्शन भी पॉसिबल होता है। देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दिया कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, हमारा मास्टर प्लान है, या आप इसको ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। जो रिसर्च डिज़ाइन है ये आपको क्वेश्चन भी आता है कि बट इन एमसीक्यूज बेसिस में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लूप्रिंट इन रिसर्च व्हाट इज। रिसर्च डिज़ाइन इसका आंसर जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च डिज़ाइन की एक मास्टर प्लान है जिसमें हमारा मेथड, किस मेथड से हमें डाटा कलेक्ट करना है, क्या प्रोसीजर यूज होगा, कैसे कलेक्शन होगी और कैसे एनालिसिस किया जाएगा। उसको हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। डेफिनेशन इज क्लियर। नेक्स्ट, इन डेफिनेशन में देखिए आप कि जो हमारे इट इज डिफाइंड एज ए ब्लू प्रिंट। ये क्या काम करती है, एज ए ब्लू प्रिंट काम करती है। नेक्स्ट चीज उन्होंने दी है कि ये कि ब्लूप्रिंट की तरह ये जो है काम करेगा। रिसर्च डिजाइन इज विच इन्वॉल्व टू डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च अप्रोच, जिसमें बेसिकली क्या है कि हमें रिसर्च अप्रोच का पता चलता है, सेटिंग्स कौन सी है, सैंपल साइज कितना है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, टूल ऑफ डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस क्या होगा। बेसिकली जो ये रिसर्च हमारा डिजाइन है ये हमें सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, उसे हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन। आपको याद करने के लिए अगर आपने कभी भी आपको डेफिनेशन आ जाती तो आपने लिखना है कि सबसे पहले लिखना है इट इज अ ब्लूप्रिंट विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग किस चीज के बारे में, रिसर्च अप्रोच के बारे में, स्टडी के बारे में, सेटिंग्स के बारे में, सैंपल साइज, सैम्पलिंग टेक्निक, टूल, मेथड, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अब आपके पास क्या है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है कोई भी, तो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी क्या हो गया, हमारा डिजाइन हो गया। तो हमें पता चल गया कि हमारी जो रिसर्च अप्रोच है वो कौन सी है, क्वाजी किस टाइप में आता है, आपने पढ़ा ही होगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो हमारा रिसर्च अप्रोच है क्वाजी की वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, यहाँ पे क्या हो गई, क्वांटिटेटिव। उसके बाद नेक्स्ट आ गया सेटिंग्स। सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस, जहाँ पे भी आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हो या प्रेजेंटली स्टडी कर रहे हो तो वहीं का ऑब्वियसली सेटिंग तो वही आप चूज करोगे। सैंपल साइज, जैसे हमने क्वाजी की स्टडी की एग्जांपल ली है तो क्वाजी में आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 सैंपल रखना होता है, ठीक है। तो उससे सैम्पलिंग टेक्निक क्लियर होगी हमारी। अगर आप देखो अगर आप आरसीटी करते हो तो उसमें भी आपने अराउंड 100 रखना होता है। अगर आप नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में जाते हो, जैसे डिस्क्रिप्टिव हो गई हमारी स्टडी फॉर एग्जांपल, उसका सैंपल आपका 200 से अबव जाता है, क्योंकि उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप होता है, इसमें 2 ग्रुप होते हैं। डाटा थोड़ा कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है और इंटरवेंशन भी देनी होती है, जबकि डिस्क्रिप्टिव में हमें ऐसा कोई इंटरवेंशन नहीं देते हैं।
सैम्पलिंग टेक्निक मीन्स कि आपको सैंपल किस बेसिस पे मिल रहा है, आपने पर्पसिव सैम्पलिंग यूज की है। बेसिकली जो हमारी क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है हम उनमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं। सो ये टेक्निक, ये सारे एक रिसर्च का पार्ट है। सबसे पहले डिजाइन को आपको पता होना चाहिए, फिर टूल कौन से यूज करने हैं, कैसे एनालिसिस करना है। तो मैं आपको साथ 1 by 1 सब कुछ डिस्कस करूंगी अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी तो। सो डेफिनेशन क्लियर होगी। उसके बाद में बात करते, तो ये थी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, मतलब एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन सी अप्रोचेस आप यूज करोगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अप्रोच कौन सी है, पॉपुलेशन कौन सी है, मतलब कहाँ पे आप कर रहे हो, एल्डर पीपल्स हैं, बच्चे हैं, छोटे, सैंपल कितना लेना है, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज करोगे, टाइम कौन सा, प्लेस कहाँ पे होगी, सोर्स ऑफ डाटा क्या है, टूल ऑफ एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, मेथड ऑफ एनालिसिस, ये सभी चीजें आपको जो है मतलब प्रॉपरली पता होनी चाहिए, फिर ही आप इन चीजों को जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, अप्रोच पता होनी चाहिए आपको, पॉपुलेशन, सैंपल साइज, टाइम, प्लेस, टूल, ये सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करूंगी मैं आपके साथ, नेक्स्ट इज द फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं आपकी रिसर्च स्टडी को इफेक्ट कर सकते हैं। सो फैक्ट इफेक्टिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आता ही आता है जब भी आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो या एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हो, इवन जीएनएम, पोस्ट बेसिक्स, सो उस सभी में आता ही आता है। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि नेचर क्या है, नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर्पज ऑफ स्टडी, ठीक है, रिसर्चर की नॉलेज कितनी है, रिसर्चर का इंटरेस्ट कितना है, मोटिवेशन कितनी है उसको, और एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स उसको कितने पते हैं। तो बेसिकली नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम हमें पता है कि ये चीज़ इसकी ये प्रॉब्लम चल रही है। हमें बेसिकली जब भी हमने प्रॉब्लम को भी फाइंड आउट करनी है ना, तो प्रॉब्लम हमें पता होनी चाहिए कि ये प्रेजेंटली है या नहीं है। सेकेंड चीज़ क्या, पर्पस ऑफ स्टडी पता होना चाहिए कि ये चीज़ का बेनिफिट क्या है। नॉलेज, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है या एक्सपीरियंस ही नहीं है आपके पास कोई भी एज सच, तो आप मतलब नहीं बच्चों को करवा सकते हो या वो बच्चा नहीं कर सकता है। तो आपको पहले एज ए रिसर्चर आपको नॉलेज एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, एज एन इंटरेस्ट होना चाहिए, मोटिवेशन, एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो करना है। एथिक्स और प्रिंसिपल का बेसिकली ये है कि आप जो भी सैंपल साइज यूज कर रहे हो तो उसको आपने हार्म नहीं करना है किसी भी तरह से। नेक्स्ट बात करूंगी फैक्टर इफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन। सो कैसे आपको सिलेक्शन में कैसे आपको जो है फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप जो सब्जेक्ट चूज करते हो अपने अकॉर्डिंग चूज करते हो कि आपको कहाँ पे सैंपल मिल जाएगा, कितने पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। अगर आपको वो एक्चुअल आप नहीं करते हो, आप मतलब सोच लेते हो कि हाँ कोई बात नहीं जी, अब हमारी स्टेटमेंट पहले फाइनल होनी चाहिए, बाद में देखेंगे सब्जेक्ट। जब भी आपने कभी भी स्टेटमेंट फाइनल करवानी है तो सबसे पहले आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वो सैंपल मिल जाएगा, वो सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपको 80 लोग चाहिए तो आपको 80 लोग मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पता होना चाहिए रिसोर्स इन द सेंस कि अगर आप कोई स्टडी कंडक्ट कर रहे हो तो उसमें आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास वो रिसोर्स ऑटोमेटिकली अवेलेबल होने चाहिए। टाइम, आपको पता होना चाहिए कि ये स्टडी का रिजल्ट 1 महीने में आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, इसमें पॉसिबल आपका कंट्रोल होना चाहिए एक्सट्रिंसिक वेरिएबल्स का, कि कई बार क्या होता है, एक्सट्रिंसिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ द आवर स्टडी बट दे विल इफेक्ट द स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो कि कोई टीचर है क्लास में पढ़ाता है, ठीक है, तो वो क्या है, दो चीजें देखो, टीचर और स्टूडेंट। टीचर क्या हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो सीख रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अब एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या है, इसमें एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या है, जो ऑनलाइन भी वो बच्चा पढ़ रहा है, तो ऑनलाइन प्लस टीचर प्लस स्टूडेंट। सो जो ऑनलाइन से सीख रहा है, अब हम इसमें एक्सटेंसिव वेरिएबल ये हो गया कि क्या पता जो बच्चे का रिजल्ट आ रहा है वो ऑनलाइन क्लासेस का आ रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको उसका समझ नहीं आ रहा हो या आ भी रहा हो सकता है, तो दिस विल बी द एक्सटेंसिव वेरिएबल। सो मैं आपको समझ आ गया होगा कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बट उसके अलावा भी कोई तीसरी चीज उसके रिजल्ट को इफेक्ट करे, दिस इज द एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। नेक्स्ट है यूजर ऑफ द स्टडी फाइंडिंग। सो इसके यूजर्स कौन होंगे, जैसे कि अगर हम नर्सिंग में स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ही स्टडी की फाइंडिंग्स को यूज करेगा। तो क्लियरली पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे पॉसिबिलिटी है और कौन कौन इसको यूज करेगा। सो नेक्स्ट चीज ये थे फैक्टर्स। नेक्स्ट आगे वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च डिजाइन।
सो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज वैलिडिटी। सो वैलिडिटी मीन्स होता है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो रिलायबल है या नहीं है। रिलायबल इन द सेंस कि वो टेस्ट अगर आप अप्लाई करोगे तो वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा या नहीं देगा। सो वैलिडिटी एक अलग सा टॉपिक है, उसको भी फर्दर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर सिंपली समझ लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। सो इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल मीन्स कि इनसाइड द स्टडी, इनसाइड द स्टडी क्या क्या चीजें जो है हमारे रिजल्ट को इफेक्ट करती है। एक्सटर्नल मतलब कि आउटसाइड द स्टडी दे विल इफेक्ट द स्टडी, रिसर्च डिजाइन मतलब रिसर्च को इफेक्ट कर रही है। सो इंटरनल वैलिडिटी, सो इंटरनल वैलिडिटी क्या कर रही है कि एक्सटेंड पॉसिबल टू मेक द इंटरफेरेंस, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें बेसिकली क्या है कि कौन सी चीज जो है हमारी स्टडी को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपने जो है बेसिकली अगर आपको कोई पूछ लेता है कि जो इंटरनल वैलिडिटी क्या है, तो आपने सीधा कहना है कि इंटरफेरेंस किसकी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। तो याद रखना है आपने कि जो हमारी ये इंटरनल वैलिडिटी वो कौन इफेक्ट करता है, तो इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट करता है हमारा तो इंटरनल वैलिडिटी को कौन इफेक्ट कर रहा है, इंटरनल वैलिडिटी को मेक इंटरफेरेंस। तो बेसिकली जो इंटरनल वैलिडिटी किस, अगर इंटरमिनेटली इफेक्ट हो रही है तो किसकी वजह से इफेक्ट हो रही है, वो इफेक्ट हो रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। सो ट्रूली इन्फ्लुएंस द ओवर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। ये है इंटरनल वैलिडिटी। नेक्स्ट इंटरनल वैलिडिटीज में आपको मेजर कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो इंटरनल वैलिडिटी में आपको सबसे पहले हिस्ट्री, मैच्योरेशन ऑफ सब्जेक्ट, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंट चेंजिंग, मोटालिटी, सेक्शन सिलेक्शन वाइजनेस। सो अब देखो, अगर मैं इसमें बात करूं आपसे कि हिस्ट्री, जैसे सपोज करो कि आप जो है कि किसी भी रिसर्च डिजाइन में, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का काम चल रहा है, आप रिसर्च कर रहे हो कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की, तो आपने जो हमारी आपकी कम्युनिटी है या किसी भी एरिया को आपने चूज किया, हॉस्पिटल चूज किया हो सकता है, तो आप वहां पे समझा रहे हो। ठीक है, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हो, बट उसी टाइम पे किसी एक्ट्रेस को, फीमेल एक्ट्रेस को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ होगा, तो उसका जो है वो इम्पैक्ट ज्यादा डालेगा एज कंपेयर टू द आपकी जो आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो उस वजह से आपकी जो स्टडी है वो इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि लोगों को तो ऑलरेडी पता है, तो वो आपकी स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो ये क्या है, इंटरनल वैलिडिटी है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट हो रहा है। कहाँ से इफेक्ट हो रहा है, वो आउटसाइड से इफेक्ट हो रहा है। मैच्योरेशन ऑफ सब्जेक्ट, जैसे सपोज करो कि आपने एक स्टडी सिलेक्ट की कि आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखनी है बच्चों की। ठीक है, तो आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब देखनी है बच्चों की, आपने देखना है कि आपने जैसे प्लान कर लिया कि मैंने पूरा साल लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है, तो आपने जो है मतलब उसका देखना है, रिजल्ट देखना है। या फिर आपने सपोज करो कि आपने एक महीने के लिए भी अगर देखना है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट मेच्योर होगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, तो उसके साथ भी आपकी जो स्टडी है वो इफेक्ट होगी, उसको पता होगा। ये ऑटोमेटिकली क्लियरली पता है कि उसमें आपको क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि इसमें आपको क्या करने की जरूरत थी। ये तो पता ही था कि एक महीने के बाद ये बच्चों का जो वेट है वो इंक्रीज होगा या जो हाइट है वो इंक्रीज होगी, तो वाई शुड यू परफॉर्म दिस स्टडी। तो ये है मैच्योरेशन। नेक्स्ट है टेस्टिंग। जब आपको पता है, जैसे मैं आपको कहूँ कि मैंने आपका टेस्ट लेना है, आपका टेस्ट ले लिया, ठीक है, इस वीक ले लिया, नेक्स्ट वीक फिर से ले लिया, तो प्री टेस्ट हो मान लो उसको, जो मैंने फर्स्ट टाइम लिया, सेकंड टाइम पोस्ट टेस्ट। तो आपको पता है, मैंने कह दिया कि मैंने जो पिछले टेस्ट में क्वेश्चन डाले थे मैं सेम क्वेश्चन इस बार भी डालूंगी। तो आपको क्लियरली पता था कि ये सेम क्वेश्चन है, मुझे ये आंसर करने हैं, मैंने पिछली बार ये गलत कर दिया था, इस बार मैं ये गलत नहीं करूंगी। तो वो क्या है, टेस्टिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट चेंज। जैसे कि अगर आप सपोज करो कि आपने जो है वार्ड टू वार्ड गए हैं, तो या एक ही वार्ड में गए हैं, तो पिछली बार आपने जो थर्मामीटर था वो आपने मरकरी वाला यूज किया था, इस बार आपने डिजिटल यूज कर लिया, तो उसकी चेंजेस भी आपको स्टडी में इफेक्ट करेंगी। मोटेलिटी नाम से क्लियर है कि डेथ, आपके सब्जेक्ट की डेथ हो गई है, पिछले साल आपने डाटा पूछा कि हाँ ये मुझे पेशेंट्स मिल जाएंगे या पर्सन मिल जाएंगे, अगले साल को आते आते को आपको पता चला कि मोटेलिटी उनकी डेथ हो गई है।
नेक्स्ट है सिलेक्शन वाइजनेस, वो तो हम करते हैं ऑब्वियसली करते हैं, मतलब कि इसमें क्या ही वो है कि सिलेक्शन वाइजनेस अकॉर्डिंग टू हम हमारी स्टडी की फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम जो रिसर्च के लिए अपने सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं कि उसको जो हमारी बेनिफिट के लिए होता है उसको हम यूज करते हैं। सो बेसिकली हमने ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पता है, बट रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए हमें करना पड़ता है। एज ए स्टूडेंट हम मोस्ट ऑफ द टाइम करते ही करते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नल वैलिडिटी, सो बेसिकली जो रिजल्ट है वो जनरलाइज कितनी लार्ज पॉपुलेशन में होगा। सो फैक्टर इफेक्टिंग दी एक्सटर्नल वैलिडिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी को इफेक्ट करेंगे। सो बेसिक मेन चीज क्या है कि इसमें जो है आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हाउथोरन इफेक्ट। हाउथोरन इफेक्ट बेसिक मेन क्या कहता है कि इसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना उसको ऑलरेडी पता होता है कि मैं ऐसे ऑब्जर्व हो रहा हूँ। जैसे हम टेस्ट देते हैं, क्लास में पेपर देते हैं, तो हमें पता है कि हमारे ऊपर ऑब्जर्वर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। इंस्टेड कि जब हमें पता होता है कि क्लास में टीचर टेस्ट दे के चला गया है, तो हमारा जो रिजल्ट है या जो हमारे मैनरिज्म है वो चेंज हो जाता है। वो क्या है, हॉर्थोन इफेक्ट, कि जैसे हमें पता है कि हम ऑब्जर्व हो रहे हैं तो हम जो रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, वो क्या है, हॉर्थोन इफेक्ट है। नेक्स्ट है ये एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट बेसिकली क्या है इसमें कि जैसे हमें पता है कि कोई भी आया पर्सन आया है ना, तो अगर टीचर ही सपोज करो कि हमें कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके बिहाफ पे हम पता कर लेते हैं कि ये जो बंदा है, ये पर्सन जो है बेसिकली टीचर है या फिर अदर फैकल्टी हो सकता है। तो मेनली जो है एक्सपेरिमेंट के हिसाब से यही चीज बताई जाती है कि एक्सपेरिमेंटल क्या कहता है। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिससे हम किसके कपड़ों से, उसकी एज से हम पता कर सकते हैं कि ये पर्सन कौन है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्री अफेक्टिंग प्री टेस्ट। सो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि प्री एक्टिंग प्री टेस्ट, उसमें हमें पता है कि हम पहले ही इस टेस्ट को दे चुके हैं, तो हम उसके हिसाब से ही अब सेम क्वेश्चन आए तो हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नोवेलिटी। सो नोवेलिटी मीन्स कि इसमें जो है ट्रीटमेंट न्यू है। न्यू मतलब कि देखो इसमें बेसिक मेन क्या है, नोवेलिटी में क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट इज न्यू, जो ट्रीटमेंट है वो न्यू है रिसर्चर के लिए और सब्जेक्ट के लिए, तो उसके साथ क्या होगा कि हमारा जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो नोवेलिटी में बेसिकली क्या है कि जैसे सपोज करो कि कोई पेशेंट है आपके पास और वो कह रहा है कि मैंने ये मेडिसिन पैरासीटामोल गोली खाई है, इसके साथ मुझे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसके साथ मेरा फीवर नहीं ठीक हो रहा है। तो नोवेलिटी के टाइम पे क्या होगा कि आप क्या करोगे कि आपने क्या किया, आपने कलर चेंज वाली कोई और मतलब जो है स्ट्रिप्स जो है यूज की और उसको दे दी। जैसे पहले ब्लू, वो कह रहा था कि मैंने ये ब्लू कलर वाली खाई है, तो आपने क्या किया इस टाइम पे, आपने ऑरेंज कलर की पत्ते में से गोली निकाल के दे दी। तो उसमें क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट न्यू चीज थी और उसने कहा कि इफेक्ट आ गया, वो क्या है, नोवेलिटी। नेक्स्ट है पीपल। सो पीपल बेसिकली क्या है कि कई पर्सन्स होते हैं, जैसे हम अगर बात करें ब्लैक और वाइट पीपल्स के बारे में, तो जो हमारे वाइट पीपल्स होते हैं बेसिकली उनमें जो क्या चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा आता है। सो ब्लैक पीपल्स जो बेसिकली मोस्टली जो कम प्रोन माने जाते हैं सीएडी के लिए, जो वाइट पीपल होते हैं उनमें ज़्यादा सीएडी देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू द जो हमारे ब्लैक पीपल्स हैं। तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी का थ्रेट रहता है कि अगर आप ब्लैक पीपल्स ले लोगे तो उसमें आपको कम रिजल्ट देखने को मिलेगा सीएडी का फॉर एग्जांपल, और अगर वाइट पीपल्स होंगे आपकी स्टडी में तो वो क्या है, आपको ज़्यादा रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट वन इज अ प्लेस। सो प्लेस में बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेसिक हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन लेवल की, कि जब आप कहीं पे भी हिली एरियाज में जाओगे तो वहाँ पे जो है जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस चीज़ की, बट एज जस्ट समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी एरिया का वन एरिया टू अनदर एरिया।
कि उसमें क्या इफेक्ट है। नेक्स्ट आ गया टाइम। सो टाइम को आपको सबको पता है कि अगर आप 1990 की बात करोगे 2000 में, तो वो तो इफेक्ट होगा ही होगा। 1990 में रिजल्ट कुछ हो रहा होगा, और 1900 जो हमारा 80 है उसमें रिजल्ट और रहा होगा, और 2000 में कोई रिजल्ट और ही आएगा। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो हमें जो हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी है बेसिक, उसमें क्या है कि हॉथोरन इफेक्ट, सबसे पहले कि ऑब्जर्वेशन की जा रही है पर्सन की, उसको पता है कि मैं ऑब्जर्व हो रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट चीज हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। तो एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट में बेसिक मेन चीज क्या है कि जैसे हमें टीचर आया तो उसके कपड़ों से पता चल जाता है कि भाई ये टीचर है, और हम शांति से बैठ जाते हैं, तो वो क्या है हमारा एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट हमारा प्री टेस्ट, तो पता है ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, फिर से सेम क्वेश्चन का टेस्ट है, तो वो रिजल्ट तो चेंज आएगा। नोवेलिटी मतलब कि आपने पेशेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग चीज का कलर चेंज कर दिया, और रिजल्ट क्या आएगा वो सेम ही आएगा, हमें पता है। पीपल, तो पेपर मैंने आपको एग्जांपल एक दे दिया कि व्हाइट पीपल्स और ब्लैक पीपल्स। प्लेस, हिली एरिया और प्लेन एरिया। टाइम, सो आपका वो वेरी करेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग बेसिकली दो तरह से होते हैं, वैलिडिटी के ऊपर बेसिस करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, और एक्सटर्नल मतलब कि आपकी जनरलाइजेशन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, कि आप उस चीज को कहाँ पे जनरलाइज कर पाओगे। आपकी होल पॉपुलेशन पे जो बेसिकली रिसर्च है वो आपकी जनरलाइज पूरी पॉपुलेशन के ऊपर होनी चाहिए। आपने ऐसी रिसर्च स्टडीज चूज करने की, आप जिस एरिया में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, तो वो उस पॉपुलेशन को, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कवर करे। नेक्स्ट बात करूंगी टाइप ऑफ रिसर्च। सो टाइप ऑफ रिसर्च बेसिकली जो है टाइप अकॉर्डिंग टू पर्पस होती है सबसे पहले। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में पढ़ोगे। सो अगर आप एस के शर्मा से पढ़ रहे हो, तो उसमें बेसिक आपको जो है बेसिक अप्रोचेस के ऊपर, अप्लाइड अप्रोच, बेसिक अप्रोच और जनरल अप्रोच के ऊपर बेसिकली ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंग टू द पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस अप्लाइड और द थ्योरेटिकल होती है। अकॉर्डिंग टू डेप्थ एक्सप्लोनेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी होती है। टाइप ऑफ डाटा यूज्ड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, जैसे कि वेट को आप मेजर कर सकते हो केजीज में, ग्राम्स में, तो वो क्या है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या है कि आप किसी भी चीज का लाइव एक्सपीरियंस देख रहे हो कि इस चीज का या इस मेडिसिन का क्या इफेक्ट आ रहा है, तो वो क्या है क्वालिटेटिव स्टडी है, उसका इफेक्ट आना। या इसमें बेसिकली आप ले सकते हो कि किसी का भी एक्सपीरियंस चेक करना कि पेशेंट का हॉस्पिटल में कैसा एक्सपीरियंस रहा आफ्टर द क्लोस्टमी केयर, आफ्टर द स्टंट, या आफ्टर द पेसमेकर सर्जरी। तो वो चीज क्या है आपकी टाइप ऑफ डाटा है। नेक्स्ट आ गया सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होता है जिसने एक्चुअल में उस चीज को एक्सपीरियंस किया होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई रिटायर्ड पर्सन का आप एक्सपीरियंस चेक कर रहे हो, ठीक है, तो ये उनका क्या रिस्पॉन्स है आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो क्या है जे अगर वो डाटा आप जो रिटायर्ड पर्सन है उससे कलेक्ट करोगे, तो वो क्या होगा प्राइमरी। और सेम सेकेंडरी में क्या होगा कि आप जो है रिसर्च का डाटा कलेक्ट कर रहे हो कि रिटायर्ड पर्सन का क्या एक्सपीरियंस है, फ्रॉम द फैमिली से आपका डाटा मिल रहा है, तो वो क्या है सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी मतलब कि आप जो पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है, जिस पर्सन ने एक्सपीरियंस किया उससे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स अदर देन द रिसोर्स, कि जो हमारा रिसोर्स पर्सन है उसके अलावा आप जिस मर्जी से कलेक्ट कर रहे हो, उसकी फैमिली से, उसके बेटे से, उसकी नेबर्स से, या उसके स्कूल से, किसी भी एरिया से आप कलेक्ट कर रहे हो, तो उसको आप सेकेंडरी डाटा कहोगे। अगर मैं रिसर्च में बात करूँ, प्राइमरी डाटा मतलब कि जो हमारा रिसोर्स पर्सन है उसको प्राइमरी रिसर्च कहेंगे, और सेकेंडरी रिसर्च वो रिसर्च जो बेसिकली हम अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स हो गए, जो हमारे थीसिस लाइब्रेरीज में है, जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, या कुछ भी आपने कहीं से भी बोरो किया है, कोई वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस, तो वो क्या है, वो सारे के सारे हमारे सेकेंडरी रिसर्चेस हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। सो आपको पता होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कौन सी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कौन सी होती हैं। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज वो स्टडीज होती हैं जो बेसिकली का पर्टिकुलर पॉइंट के टाइम पे कलेक्ट की जाती हैं। जैसे बेसिक आपने इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे क्रॉस अवेयरनेस ऑफ द स्वाइन फ्लू या अवेयरनेस ऑफ द कोरोना, तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम होगा ना कि जिस टाइम पे वो चीज प्रेजेंट होगी, उस टाइम पे जो चीज की स्टडी की जाएगी उसको क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हम कहते हैं, कि जो डाटा है कलेक्ट इन पर्टिकुलर इवेंट।
सो उसको हम कहते हैं सेम पॉइंट पे सेम चीज को हम जो है मेजर करते हैं। तो इसमें हम बेसिक क्या देख रहे हैं, प्रेवलेंस, पुराने केसेस कितने थे और नए केसेस कितने थे, उसको हम प्रेवलेंस कहते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज वो स्टडीज होती हैं जो लंबे टाइम के लिए चलती हैं। सो लंबे टाइम के लिए जैसे आपने जो है परसेप्शन चेक करनी है नर्सिंग स्टूडेंट्स की, किसके लिए, नर्सिंग प्रोफेशंस के लिए। तो ये काफ़ी लंबा जो है इसको टाइम चाहिए, उनके साथ आप पैनल डिस्कशंस करोगे, ट्रेंड स्टडीज करोगे, फॉलोअप करोगे फर्दर स्टडीज को। सो अगर मैं बात करूँ सिंपली कि आपने जो है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी को आपको कंडक्ट करने के लिए कि लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज में आपने नर्सिंग स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस चेक करना है, तो आपने फर्स्ट ईयर में वो सैंपल ले लिया और फोर्थ ईयर तक आपको उन्हीं बच्चों को ऑब्जर्व करना है, उनसे डेली हर टाइम पे उनको जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे डाटा कलेक्ट करना है कि इस ईयर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, सेकेंड ईयर में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फिर थर्ड ईयर के एंड में पूछोगे कि आपका थर्ड ईयर का कैसा एक्सपीरियंस था, और फोर्थ ईयर के एंड में पूछोगे कि फोर्थ ईयर का रिजल्ट कैसा था। उसके बेसिस पे आप एक कंक्लूजन निकालोगे कि हाउ स्टूडेंट्स फील in nursing profession, yeah, what are the obstacles in the nursing profession throughout the year facing by the students. So these are the longitudinal studies. Longitudinal studies मतलब कि लंबे टाइम के लिए स्टडी चलेगी। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की वो चीज पर्टिकुलर टाइम पे हुई है उसके ऊपर स्टडी करना है, इसे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। नेक्स्ट टाइप ऑफ द स्टडीज इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव मीन्स कि आप इसमें चीजें जो है ऐड होएंगी तो उससे आपके रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा। डिडक्टिव मतलब कि आपका सैंपल छोटा हो गया, आप सैंपल चला गया, सो वो सारी चीजें वो वेरी करेंगी। नेक्स्ट बात करूंगी डिग्री। डिग्री में डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल्स, क्वासी, नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। सो ये सारी चीजें क्या है, टाइप ऑफ रिसर्च है। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन अकॉर्डिंग टू द एस के शर्मा। सो अकॉर्डिंग टू द बुक एस के शर्मा, तो दे आर द बेसिकली 2-3 टाइप्स। ब्रॉडली हम अगर कहीं भी जाओगे, कहीं भी पढ़ोगे, किसी भी बुक से पढ़ोगे, तो आपको जो मेनली इन तीनों का कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए, और मैं यहाँ आपको प्रॉपर क्लियर करूंगी। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च आपको पता होना चाहिए, क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी है, क्वालिटेटिव कौन सी है, उसमें क्या किया जाता है, और मिक्स्ड कौन सी है। ठीक है, तो ये सभी चीजों को आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टडी क्या कर रही है, ये कौन सा अप्रोच डिजाइन क्या क्या रहा है। सो क्वालिटेटिव में बात करते हैं। क्वालिटेटिव में 3 आपको डिजाइन पता होना चाहिए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, और लास्ट वन इज द अदर्स। सो एक्सपेरिमेंटल में 3 ही आते हैं, तो तीनों आपको पता होने चाहिए, ट्रू, क्वाजी और प्री एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ये सिर्फ मैं क्वांटिटेटिव की बात कर रही हूँ। उसके बाद आ गया नॉन एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल में नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं देंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दिस नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। सो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होंगी इसमें। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के बाद हमारे पास आ जाएगा डेवलपमेंटल सर्वे आ गया, क्रॉस सेक्शनल कोरिलेशनल स्टडीज आ गई, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज भी इसी में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिजाइंस। अदर्स में आ गई मेथोडोलॉजिकल, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, इवैल्यूएशन, मेटा एनालिसिस, आउटकम रिसर्च एंड द ऑपरेशनल रिसर्च डिजाइन। सो बेसिक जो आपको मेन पता होनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल कौन सी है, नॉन एक्सपेरिमेंटल कौन सी, आपको इसकी जो है टाइप्स पता होनी चाहिए। तो अभी बात करूंगी क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन की। टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव में हमेशा हम क्वालिटी देखेंगे किसी भी चीज़ की कि कितनी क्वालिटी अच्छी है। सो अब बात करूंगी कि बेसिक मेनली जो है जैसे फिनोलॉजिकल स्टडीज है। फिनोलॉजिकल स्टडीज में हम जो पर्सन है या सब्जेक्ट है उनका लाइव एक्सपीरियंस देखते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दी है कि हमने जो है अपने क्लोस्टमी के पेशेंट्स है उनका एक्सपीरियंस चेक करना है आफ्टर एंड बिफोर सर्जरी। नेक्स्ट है एथनोलॉजिकल स्टडी। सो एथनोलॉजिकल स्टडी बेसिकली बात एथिक्स की हो रही है, तो हम इसमें बेसिक मेन चीज़ क्या है कि कल्चर, जो पर्सन्स के कल्चर्स है, पीपल के कल्चर्स है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं, किसी भी कल्चर की स्टडी करते हैं तो उसको हम एथनोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी वो थ्योरीज होती हैं बेसिकली जिसमें हमें जो है डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। डिटेल इंफॉर्मेशन किस चीज़ की आपको जो है प्रोवाइड की जाती है कि जैसे अब देखो, सपोज करो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो आपको उसको बेसिक आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि उसने उसका जो एंटीनेटल पीरियड कैसा था, इंटरनेटल कैसा था, पोस्टनेटल कैसा रहा। तो वो सारी चीज़ों को जब आप मतलब थोरो स्टडी करते हो तो उसको हम जो है कहते हैं अपना
ग्राउंडेड थ्योरी। नेक्स्ट बात करूंगी हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल में बेसिकली क्या हम बात करते हैं, कॉज क्या था किसी भी चीज का, ठीक है, क्या मतलब बेसिक क्या इफेक्ट आया उस चीज का। सो मेन इफेक्ट, कोज और ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, वो क्या है हमारा हिस्टोरिकल है। जो हम कह देते हैं ना कि ये पुराना, ये तो पहले सलवार सूट पहनते थे या जीन्स ये पुरानी वाली हैं, बेल बॉटम वाली है, तो वो क्या है, एक हिस्ट्री है। तो उसको हम अगर उस पर कोई भी टॉपिक पे हम जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहेंगे। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च आपको पता ही है कि वो रिसर्चेज बेसिकली जो हम अप्लाई कर सके अपने नर्सिंग प्रोफेशन में। केस स्टडीज आपको सबको पता है कि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर पेशेंट्स के ऊपर जब स्टडी करते हैं तो उसको हम केस स्टडी कहते हैं। सो हमने आज डिस्कस की फिनोलॉजिकल स्टडीज, बीच में लाइव एक्सपीरियंस पेशेंट का देख रहे हैं। एथनोलॉजिकल हम कल्चर का स्टडी कर रहे हैं। ग्राउंडेड में हम बेसिकली टोटल पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है हेड टू टो वो कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जो है अपना, मैंने बात की केस स्टडीज की। सो केस स्टडीज वे स्टडीज जो बेसिकली हम पेशेंट की पर्टिकुलर पेशेंट को लेके या पर्टिकुलर डिसीज को लेके जब हम स्टडीज करते हैं तो उसको हम केस स्टडीज कहते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च स्टडी कि बेसिकली जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस किसी भी पर्सन ने किए हैं या कोई भी हिस्ट्री है तो उस चीज को हम जो पढ़ते हैं स्टडी करते हैं उसको हिस्टोरिकल कहते हैं। एक्शन रिसर्च वो रिसर्चेस विच आर नीडेड टू अप्लाई इन द रिसर्च स्टडीज। सो दीज आर द एक्शन रिसर्च। जैसे हम, जैसे सपोज करो कि रोल प्ले हम करते हैं, है ना, तो रोल प्ले पपेट शो है, जब भी हम किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए यूज करते हैं तो वो हमारा क्या एक्शन है कि लोग जल्दी से जल्दी इस चीज को सीख लें। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। सो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आता है। सो जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात होगी तो कभी भी आप, जब भी आप रिसर्च में कोई भी चीज का स्टडी करोगे तो आपने मेन जो है किस चीज पे ध्यान रखना है। मेनली आपको तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तीन कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास तीन चीजें होती है, मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल। सो जब हम क्वालिटेटिव स्टडीज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, तो बेसिकली जब आप क्वालिटेटिव में एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करने जा रहे हो तो आपको इन तीनों चीजों का पता होना चाहिए। मैनिपुलेशन मीन्स की जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स है आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। रैंडमाइजेशन कि आपने जो स्टडी का सैंपल लेना है उसको हमने रैंडमाइजेशन मतलब रैंडमाइज करके जो हम कलेक्ट करते हैं। और कंट्रोल, सो उसमें हम बेसिकली कंट्रोल ग्रुप रखना है कि नहीं रखना है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आप एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में, अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में हो तो आपने किन किन चीजों का बेसिक मेन जो चीजें देखनी है, आपने कंट्रोल कंडीशंस देखनी है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स देखने की इफेक्ट क्या है। एक्सपेरिमेंटल में बेसिकली हमने सबसे पहले हमारी कंट्रोल्ड कंडीशंस होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे ऑब्जर्वेशन करनी है। इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स जो डिसीज कोज कर रहे हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाया जाता है, उसके बेसिस पे हम रिजल्ट को जो है डिक्लेयर करते हैं। तो तीन चीजें बतानी चाहिए, एम से मैनिपुलेशन, आर से रैंडमाइजेशन कि आपने सैंपल साइज किस बेसिस पे जो है कलेक्ट किया, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक आपने यूज की, तो उसको हम कहते हैं रैंडमाइजेशन ऑफ द सैंपल साइज। सी फॉर कंट्रोल कि आपके ग्रुप में कितने कंट्रोल और कितने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे। मैनिपुलेशन जो है आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जैसे आपकी आरसीटी कर रहे हो, आप ट्रू एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो, मैनिपुलेशन उसमें भी होगी, क्वाजी कर रहे हो उसमें भी होगी, और प्री एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो उसमें भी होगी। बट जब आप क्वाजी कर रहे हो तो आप इसमें से एक रख सकते हो, रैंडमाइजेशन या कंट्रोल में से एक रख सकते हो कि आपने रैंडम सैंपल नहीं ले, आपने रैंडम सैंपल नहीं लेना। मान लो रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता है कि जो सैंपल आ गया ऑटोमेटिकली, एक मतलब हम सिस्टम्स यूज करते हैं कि जो सैंपल आ गया आपको उसको उसी में रखना है। रैंडमाइजेशन में आपको जो लगता है कि मेरी स्टडी के लिए बेनिफिशियल है, मेरे रिजल्ट में इफेक्ट देगा, गुड मेरी साइड में रिजल्ट देगा, तो उसको आप रैंडमाइजेशन कहते हैं। रैंडमाइजेशन एंड नॉन रैंडमाइजेशन।
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ बात करूंगी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की, कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन हम कब कंसीडर करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का हमें उसमें ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट थिंग उसमें होती है कंट्रोल एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। बेसिकली क्या है कि इसमें हर चीज़ का एक प्लान्ड पैटर्न होता है, तो जो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स इफेक्ट करते हैं उस चीज़ को हमने मैनेज करना होता है। प्रॉपरली हमने सैंपल साइज की मैचिंग करनी है, काउंटर बैलेंसिंग होनी चाहिए कि अगर कंट्रोल ग्रुप में आपके 30% हैं तो आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी 30 ही होनी चाहिए। होमोजेनिसिटी बाय द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। सो अगर आप जो भी मतलब आपके जो ग्रुप्स हैं या जो अभी आपका डाटा है वो होमोजीनियस होना चाहिए, ताकि वो स्टैटिस्टिकली हम जो है सेम टेस्ट को अप्लाई कर सकें दोनों ग्रुप्स के ऊपर। बेसिकली जब हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स की बात करते हैं तो इसमें जो है ग्रुप्स होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हो सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में। तो बेसिक मेन यही है कि जो भी जितने भी ग्रुप है 1 2 3 ग्रुप्स जितने भी आपके पास ग्रुप है तो उन सभी पे आप जो है स्टैटिस्टिकली इस चीज़ को अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट चीज़ है पॉसिबिलिटी ऑफ द काउंटर फैक्चुअल कंट्रोल। सो काउंटर फैक्चुअल कंट्रोल में बेसिकली क्या है कि आपने अल्टरनेटिव इंटरवेंशंस जरूर रखनी है ध्यान में। कई बार क्या होता है कि हम एक पेशेंट को थेरेपीज देते हैं और सेकंड पर्सन को थेरेपीज नहीं देते हैं, बट वहाँ पे क्या है कि पेशेंट को इनसिक्योरिटी हो सकती है जिसको इंटरवेंशंस नहीं मिल रही हैं। तो इंस्टेड ऑफ पेशेंट जो है थोड़ा सा मतलब वरीज कर सकते हैं, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपके पास अल्टरनेटिव इंटरवेंशंस होती हैं जिसको हम प्लेसिबो थेरेपीज कहते हैं। स्टैंडर्ड केयर बेसिक मेनली क्या है कि आपने जो है पेशेंट को अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो अपने पेशेंट का पुराना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है, साइड बाय साइड प्लस आप करके उसको जो है न्यू मेडिसिन ऐड कर सकते हो। सेम सिचुएशन अनदर पर्सन के साथ भी आपने वही करनी है। प्लेसिबोस मैंने आपको बता दिया है कि उसमें जो है एक्चुअल ट्रीटमेंट कोई भी नहीं होता, बट हम उनको काइंड ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पर जो है उनको फॉल्स ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, ताकि उनको कोई साइड इफेक्ट भी ना आए पेशेंट के ऊपर और हमारा जो कंट्रोल ग्रुप है उसके ऊपर कोई फ्लक्चुएशन या कोई चेंजेस हमें देखने को ना मिले। डिफरेंट डोजेस और द इंटेंसिटीज ऑफ द इंटरवेंशन। सो बेसिकली क्या है कि हमने जो डिफरेंस है डोजेस का हमें वो पता होना चाहिए, और जो इंटेंसिटी है इंटरवेंशन की उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वेट लिस्ट कंट्रोल। सो बेसिकली आपके पास जो एक कंट्रोल लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आप जो है मैनेज कर सके अपनी अपनी जो सिचुएशंस प्रॉब्लम्स आती हैं आपको। बेसिकली बात करूंगी अब रैंडमाइजेशन की। तो रैंडमाइजेशन के बेसिक मेनली जो है हम 4 मेथड्स जो यूज करते हैं। रैंडमाइजेशन का क्या मतलब है कि हमने जो है इक्वल चांस देना है हर पर्सन को, सब्जेक्ट को, कि सिलेक्ट एज ए कंट्रोल एज ए एक्सपेरिमेंटल एंड द कंट्रोल ग्रुप। सो बेसिकली क्या है कि एवरी सब्जेक्ट हैज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड फॉर एक्सपेरिमेंटल एंड द कंट्रोल ग्रुप। सो वो हमने इक्वल चांस देना है, इसमें हम कोई भी बायसनेस नहीं करेंगे, जो उनका लक होगा जो भी होगा उसके हिसाब से हम उनको एक सिलेक्ट करेंगे ग्रुप में। सो बेसिक मेथड क्या है, सिंपल रैंडमाइजेशन मेथड यूज कर सकते हो, ब्लॉक रैंडमाइजेशन मेथड यूज कर सकते हो, स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशन मेथड यूज कर सकते हो, कोवेरिएंट एडेप्टिव रैंडमाइजेशन मेथड आप यूज कर सकते हो। सो जो हम बेसिकली नॉर्मली यूज करते हैं या मोस्ट फेमसली यूज होता है वो होता है सिंपल रैंडमाइजेशन मेथड। सो इनमें भी फर्दर सब क्लासिफिकेशन होती हैं कि आप कौन सा चूज कर रहे हो। तो उसमें फ्लिप ए क्वाइन, जैसे हम क्वाइन टेस्ट मैच या मैचेस के लिए जो क्वाइन हम फ्लिप करते हैं तो वो मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। लकी ड्रॉ बेसिकली क्या है कि हम जो है पर्सन जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके नाम की हम स्लिप्स डाल देते हैं, और जिसका जो स्लिप पे जहाँ पे नाम आता है हम उसको एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज कंट्रोल ग्रुप में जो है रखते हैं। नेक्स्ट है रैंडमाइजेशन टेबल। रैंडमाइजेशन टेबल में बेसिकली क्या है कि उसमें जो है अगर आप देखोगे बुक्स में तो टेबल फॉर्मेशन हुई होती है और उसमें सारे नंबर रैंडमली लिखे होते हैं, जैसे हमारी काउंटिंग 1 to 100 होती है पर वो एक सीक्वेंस में होती है। बट इस टेबल में क्या होता है कि कोई भी चीज सीक्वेंस में नहीं होती है। अगर 1 है 1 के नीचे 75 होगा, उसके साइड में जो 10 होगा, और मतलब ऐसे ही अल्टरनेट नंबर सारे जो है उस टेबल में लिखे होंगे। सो अकॉर्डिंग टू उसके आप जो है सिलेक्ट करोगे। कंप्यूटर असिस्टेड रैंडमाइजेशन मेथड। सो बेसिकली इसमें जो है कंप्यूटर की हेल्प से हम पेशेंट्स को जो है सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रोइंग ए डाइस। सो हम डाइस को थ्रो करके भी जो चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है शफल डक ऑफ द कार्ड। सो कार्ड्स को शफल करके भी हम जो है इस चीज को
जो है बैलेंस कर सकते हैं। बेसिकली जो रैंडमाइजेशन का मेथड है कि हमने जो है इनबैलेंस होने का चांसेस को डिक्रीज करना है या बाइसनेस कम से कम हो, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमने सिंपल रैंडमाइजेशन मेथड हमने जो है यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लॉक रैंडमाइजेशन मेथड। सो ब्लॉक रैंडमाइजेशन मेथड में क्या है कि हमने जो है ब्लॉक फॉर्मेशन में इक्वल नंबर में पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप्स असाइन करने हैं बेसिकली। सो जो आपने ब्लॉक्स बनाने हैं उसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स रखने हैं, जैसे ए बी बी, ए बी, मतलब आपके जो है दो दो ग्रुप का पेयर्स होना चाहिए। वो आपकी चॉइस है कि आपने ए पहले रखना है, फिर बी रखना है, फिर ए बी रखना है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ब्लॉक्स कैसे बनाने हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, स्टेटस होता है जैसे मेल्स एंड फीमेल्स। तो बेसिकली उस स्टेटस के हम पहले ये हेट्रोजीनियस है, फिर हम इनके सब ग्रुप्स बनाएंगे, सब ग्रुप्स के बेसिस पे हम जो है उनको रैंडमाइज कर देंगे। फिर नेक्स्ट है कोवेरिएंट एडेप्टिव रैंडमाइजेशन। तो इसमें क्या है कि हम न्यू सब्जेक्ट को ऐड कर लेते हैं। So new subject is assigned to be a group based upon the baseline characteristics of the new subject। तो इसमें हमने क्या करना है कि कोवेरिएंट में बेसिकली क्या है कि अगर हमारा सैंपल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आप सपोज करो, तो आप उसमें या आपका जो आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में या जो भी कंट्रोल ग्रुप में रखे थे वो पर्सन या जो भी सब्जेक्ट कह लो, वो माइग्रेट हो गए या मोर्टेलिटीज हो गई या कोई भी प्रॉब्लम आ गई कि आपका सैंपल साइज जो है डिक्रीज हो गया, 1 2 3 जितने भी आपके जो है फेल मतलब डिक्रीज हो गए, एब्सेंटीज हो गए, तो उस टाइम पे आप जो है न्यू सब्जेक्ट को जो है ऐड कर सकते हो, तो उसको हम कोवेरिएंट कहते हैं, या एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रीवियस सब्जेक्ट। सो ये क्या है, रैंडमाइजेशन है। रैंडमाइजेशन में आपने हमेशा याद रखना है कि उसमें हम 4 मेथड्स यूज करते हैं। सबसे पहले सिंपल, फिर ब्लॉक, फिर स्ट्रैटिफाइड एंड लास्ट वन इज द कोवेरिएंट। जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है सिंपल रैंडमाइजेशन मेथड। नेक्स्ट बात करूंगी एलोकेशन ऑफ द कंसीलमेंट। सो एलोकेशन कंसीलमेंट मतलब ये सारी चीजें जो हैं हाइड होती हैं, हम किसी को भी शो नहीं करते हैं। तो बेसिकली सेंट्रल रैंडमाइजेशन होती है, वो बाय आप टेलीफोनिक भी कर सकते हो या वेब के हिसाब से सिस्टम से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है सिक्वेंशली नंबर्ड ओपेक एंड द सील्ड इनवेल्प। सो इसमें बेसिकली जो इनवेल्प है वो ऑलरेडी सील्ड होता है, हमें भी नहीं पता होता कि उसमें कौन सा ग्रुप जो है मेंशन्ड है। नेक्स्ट है फार्मेसी कंट्रोल एलोकेशन। सो बेसिकली इसमें जो है हमने ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जो है सीक्वेंस है सिलेक्ट करना है। वन साइड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। सो बेसिकली इसमें कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो पेशेंट्स को सिलेक्ट करता है। सो ये है एलोकेशन। नेक्स्ट है ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग का मीनिंग आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ब्लाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, मास्किंग। मास्किंग में क्या होता है कि हमारा पूरा फेस शो नहीं होता। तो ब्लाइंडिंग का मतलब है कि हम किसी चीज को शो नहीं करते हैं, किसी चीज को शो मतलब इंस्टेड कि हमारे पास जो है तीन पर्सन होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक रिसर्चर होता है और एक सेंटर पर्सन होता है, जो हमारा बैलेंस बना के रखता है पेशेंट और जो रिसर्चर के बीच में। जैसे सपोज करो कि अगर आप हॉस्पिटल में स्टडी कंडक्ट कर रहे हो, तो आपके पास पेशेंट है, वो आपका सब्जेक्ट है, और आप एज ए स्टूडेंट रिसर्चर हो, तो आप रिसर्चर होगे। तीसरा पर्सन कौन है, वहाँ का हॉस्पिटल का स्टाफ या कोई भी पर्सन जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो थर्ड पर्सन है। तो उस चीज की उसकी तरह से हमने ब्लाइंडिंग को देखना है। सो ब्लाइंडिंग में आपने क्या क्या चीजें देखनी है। सो सबसे पहले क्या है, ब्लाइंडिंग में जो चीज है, ब्लाइंडिंग में सिंगल ब्लाइंडिंग होती है। सिंगल ब्लाइंडिंग में यूजली जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नहीं पता होता कि आप एज ए रिसर्च में यूज किए जा रहे हो। सो प्रिवेंट द प्लेसिबो एंड द नॉन प्लेसिबो इफेक्ट। नेक्स्ट है डबल ब्लाइंडिंग। डबल ब्लाइंडिंग में क्या है, पार्टिसिपेंट एंड द इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर कौन था, जैसे मैंने आपको बताया वो स्टाफ था। तो यहाँ पे स्टाफ और जो पेशेंट्स हैं उन दोनों को, पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि ये कौन कंडक्ट करवा रहा है, इनका रिसर्चर कौन है। नेक्स्ट चीज क्या, ट्रिपल ब्लाइंडिंग। ट्रिपल ब्लाइंडिंग में क्या है, पार्टिसिपेंट्स, इन्विजिलेटर who are administered the treatment and invigilator who assess the outcome of the experiment। so basically इसमें क्या है कि इसमें हमारे जो तीनों के तीनों persons हैं उनको किसी को भी पता नहीं है। so prevent the placebo effect, कि किसी को भी कोई मतलब इफेक्ट ना आए, मतलब कोई भी मतलब प्लेसिबो इन दिस स्टेट कि हम किसी को भी फॉल्स रिएश्योरेंस से कुछ भी एक्स्ट्रा ना करें। परफॉर्मेंस में बाइस भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर देखो जो पर्सन हमारा इन्विजिलेटर है ना, तो वो बाइस हो सकता है कि
कि अपना फेवरेटिज्म कर सकते हो, तो उसको पता ही नहीं है कि मुझे कौन एवेल्युएट कर रहा है, तो उसके वो डिक्रीज हो जाएगा। अनवाइज्ड डाटा आपको नहीं मिलेगा, जो एक्चुअल डाटा होगा वही आपको मिलेगा। नेक्स्ट है क्वाड्रपल ब्लाइंडनेस। तो क्वाड्रपल ब्लाइंडनेस में बेसिकली क्या है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, बेसिकली क्या है, वो सारे के सारे ही ब्लाइंड होंगे। उनको इवन ये भी नहीं पता होगा कि आउटकम्स और एक्सपेरिमेंटल डाटा का एनालिसिस कौन करेगा। नेक्स्ट है ओपन लेवल। सो ओपन लेवल में नो वन इज ब्लाइंड। सो बेसिकली क्या है, हम जो करते हैं वो हम ओपन लेवल पर करते हैं, उसमें ना ही हमारा जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो अगर आप रिसर्च की हो या आप फर्दर करोगे, तो जो आपके पर्सन्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको भी पता होता है कि उनके ऊपर रिसर्च की जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, जैसे अगर आप स्कूल में कर रहे हो तो इन्विजिलेटर टीचर होएगा ऑब्वियसली, तो उनको भी पता होता है, बच्चों को भी पता होता है, और एज ए रिसर्चर आपको भी पता होता है, और आपके इंटरवेंशंस भी क्लियर होते हैं कि आपकी इंटरवेंशंस का क्या इफेक्ट आना चाहिए। सो ये सारी चीजें हैं ब्लाइंडिंग की। पहले हमने रैंडमाइजेशन किया, हमने ब्लाइंडिंग करवाई है। अब हम करते हैं टाइप ऑफ द बायसनेस। तो टाइप ऑफ द बायसनेस आपको पता ही है कि कौन कौन की तरह से बाइसनेस हो सकती है। तो सिलेक्शन बाइसनेस हो सकती है। सिलेक्शन बाइसनेस में हम जो है इनप्रॉपर सिलेक्ट करेंगे पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। बेसिकली हम किसको एक्सक्लूड कर देते हैं कि जो एल्डरली सिक पर्सन्स हैं उनको हम जो है एक्सक्लूड कर देते हैं। तो बेसिकली वे क्या होना चाहिए इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, सिलेक्शन बाइसनेस का रैंडमाइजेशन सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं। क्लियर इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। क्लियर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है कि आपने अपनी स्टडी में क्या रखना है, एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि आपने क्या नहीं रखना है। तो इंक्लूजन में मान लो कि आपने जो है, आपका जो स्टडी की डिमांड है, कि आपकी स्टडी की डिमांड है एल्डरली पेशेंट्स, तो इसमें क्या होगा, आप उनको इंक्लूड करोगे। तो इंक्लूजन में आ जाएगा कि elderly persons are included in this age group from this age group। एक्सक्लूजन में क्या हो जाएगा कि जो अडल्ट हैं या आउट ऑफ दीज और ग्रुप्स आर नॉट अलाउड, जैसे 60 to 65 तक आप ले रहे हो, तो आप उससे पीछे वाले जितने भी होंगे उनको इंक्लूड नहीं करोगे। नेक्स्ट है एलोकेशन कंसीलमेंट। सो बेसिकली इसमें यही है कि आपने पहले ही जो है एक कंसील्ड मतलब इन्वेल्प में आपने सारा डाटा इन्फॉर्मेशन रखा है, तो वो चीज़ हो जाएगी आपकी कि उसके साथ। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन वाइसनेस। अगर आपने इनप्रॉपर दे दी तो इनप्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी जो है हार्मफुल हो सकती है। तो उसके लिए हमने, जैसे सपोज करो कि हम सेल्फ स्ट्रक्चर टूल बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है ज़्यादातर वर्केबल नहीं है, तो उनका जो इतना स्टैंडर्ड नहीं होता। तो हमने क्या करना है कि इस टाइम पे हम जिन्हें जो स्टैंडर्डाइज टूल्स यूज करने हैं या वो मेजरमेंट्स यूज करनी है जो हमें पता है कि स्टैंडर्डाइज्ड है, उनका इफेक्ट है या उनका यूज प्रॉपर है, इसी चीज के लिए है। नेक्स्ट है रिकॉल वाइज। रिकॉल वाइज मतलब पार्टिसिपेंट मेमोरी एरर। सो जो आपने बेसिकली जो फीमेल्स लिए हैं या जो कोई भी पर्सन लिए हैं, जैसे मदर फॉर गेटिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, तो आपने ऐसी चीज चूज कर ली है कि आप उसको असेस कर रहे हो आफ्टर प्रेगनेंसी, साल 2 साल, है ना, तो वो चीजें का भी थोड़ा रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है कि उस टाइम पे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। इंस्टेड आप मतलब कि आफ्टर इमीडिएटली करोगे उस चीज को, तो आपने जो है बेसिकली यूज द रिकॉर्ड एंड आस्क द टाइम बॉन्डेड, मतलब कि प्रॉपर टाइम, जब टाइम है उसी के दौरान अगर आप पूछ लोगे या पता करोगे, रिसर्च कंडक्ट करोगे, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने, आपने अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं पूछने, ताकि जरा जो आपका पार्टिसिपेंट्स है वो बोर ना हो जाए। ऑब्जर्वर बाइसनेस हो सकती है, तो उसको मैंने बता ही दिया कि ब्लाइंडिंग आपने कर देनी है, आउटकम्स मेजर प्रॉपर करनी है। रिस्पॉन्स बाइसनेस होनी चाहिए, जिसमें जो है आपके अपने प्रॉपर न्यूट्रल क्वेश्चंस होने चाहिए, रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं आपने, मतलब प्रॉपरली सिंपल और स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपने मेनली पूछने हैं। तो ये है हमारी टाइप ऑफ बाइसनेस। अब बात करते हैं आगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि हम जब रिसर्च करते हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने जो ग्रुप है या अपनी इंटरवेंशंस हैं या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो आर से हम करते हैं रैंडमाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, ओ से हम कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल से हम एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इंटरवेंशंस कौन कौन सी दे रहे हैं। सो एक्स बेसिकली इसमें उन्होंने दिया कि x1 x2 x3 मतलब जितनी भी आप इंटरवेंशंस दोगे, तो अगर आपकी जो है इंटरवेंशंस 1 2 3 4 जितनी भी हैं, तो आप उनको उस तरह से मेंशन करोगे। उसके बाद आप जो है स्क्रिप्ट नंबरिंग दे दोगे, आपका जो भी जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं
ऑब्जर्वेशंस और द मेजरमेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, आप कितनी चीजों में ऑब्जर्व कर रहे हो तो उनको भी आप स्कोरिंग कर सकते हो। तो दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरवेंशन एंड कंट्रोल एंड रैंडमाइजेशन ग्रुप्स। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कौन कौन से आते हैं? पोस्ट टेस्ट आता है, प्री टेस्ट, next is Salomon 4, factorial, randomization block, crossover and the lattice quiz. These are the different type of the designs which are using in the true experimental research design. So let's discuss these one by one. तो सबसे पहले बात करूंगी पोस्ट टेस्ट ओनली। सो इसमें क्या होता है कि पोस्ट टेस्ट ओनली में क्या है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, और सीधा हमने इंटरवेंशंस देनी है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को और उसके बाद दोनों का पोस्ट टेस्ट लेना है। याद रखना है पोस्ट टेस्ट ओनली का क्या मतलब है कि हमने इंटरवेंशंस देनी है और सीधा टेस्ट कंडक्ट करना है, वो पोस्ट कंडक्ट करना है, उसको हम पोस्ट टेस्ट ओनली कहेंगे। नेक्स्ट आ गया प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमने इंटरवेंशन देने से पहले और इंटरवेंशन देने के बाद हमने टेस्ट कंडक्ट करना है, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। तो इसमें देखो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, दोनों का हमने टेस्ट लिया, फिर हमने ट्रीटमेंट दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को और उसके बाद दोनों का हमने पोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर लिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेलिमन 4 ग्रुप डिजाइन। सो सेलिमन 4 ग्रुप डिजाइन में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम दोनों मेथड को प्री एंड पोस्ट टेस्ट एंड ओनली पोस्ट टेस्ट दोनों को एक साथ यूज करते हैं, तो हम उसको कहते हैं सेलिमन 4 टेस्ट। इसमें सेम है कि आपका जो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप होगा उनका प्री टेस्ट लेंगे, एक्सपेरिमेंटल को ट्रीटमेंट देंगे, फिर हम दोनों का पोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 आ जाएगा और कंट्रोल ग्रुप 2 आ जाएगा, तो उसमें हम सीधा एक्सपेरिमेंटल को ट्रीटमेंट देंगे और पोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे और उनका कंपैरिजन करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट या क्या रिजल्ट रहा। So this is the Salomon 4 design. Next is the factorial research design. So factorial research design में basically क्या होता है कि आपके पास जो है एक टाइम ड्यूरेशन होती है और प्लस 2 प्रोटोकॉल्स आपने एक टाइम पे यूज करने होते हैं। तो सपोज करो कि इसमें बेसिकली मेनली क्या है कि आपके पास जो है वेंटिलेटर के 2 डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसीज या मेथड्स के आपके पास जो है माउथ वॉश अवेलेबल है, ठीक है। तो एक है क्लोरोहेक्सिडिन और सेकंड वन इज द सलाइन है, ठीक है। और जो टाइम ड्यूरेशन है माउथ वॉश की, उसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने रखी है 4 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है जैसे अब क्लोरोहेक्सिडिन और सलाइन है, तो आपने फैक्टोरियल में क्या है कि देखो सबसे पहले आपने क्या किया, 4 घंटे जब मतलब 4 घंटे की ड्यूरेशन थी, तो सबसे पहले आपने क्या है कि उनको पहले 4 घंटे में आपने क्या क्लोरोहेक्सिडिन से माउथ वॉश करवा दी, ठीक है। और सेकंड ग्रुप को आपने क्या किया कि उसको आपने जो है उसको आपने पहले 4 घंटे में किससे माउथ वॉश कराई, सलाइन से करवा दी, ठीक है। फिर आपने 6 घंटे में भी सेम और 8 घंटे में भी सेम, ठीक है। सो सेम ही आपने सलाइन के साथ किया कि आपका जो है जो कि मतलब क्लोरोहेक्सिडिन और सलाइन है उसमें सेम चीज को आपने जो है टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन के हिसाब से आपने यूज किया, मतलब 4 घंटे में क्लोरोहेक्सिडिन, अगले 6 घंटे में क्लोरोहेक्सिडिन और 8 घंटे में क्लोरोहेक्सिडिन। सेम ही अपने सलाइन का भी आपने 4, 6 और 8। उसके बाद आपने इन दोनों का इफेक्ट देखना है कि ज्यादा बेटर इफेक्ट किसका आया, क्लोरोहेक्सिडिन का आया या सलाइन का आया इतने यूज के बाद। तो ये है फैक्टोरियल डिजाइन। नेक्स्ट बात करते हैं रैंडमाइजेशन ब्लॉक डिजाइन। सो रैंडमाइजेशन ब्लॉक डिजाइन में बेसिकली आपके पास क्या होता है कि 3 जो है पेशेंट्स होते हैं और 3 ही तरह की मेडिसिन होती है। सो इसमें पेशेंट जो है डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकते हैं और डिफरेंट डिसीज कंडीशन के हो सकते हैं, प्लस उनमें जो है एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए डिसीज कंडीशन की। सो देखते हैं क्या सिमिलैरिटी है इसमें, पेशेंट विद द प्राइमरी हाइपरटेंशन। सो पेशेंट को प्राइमरी हाइपरटेंशन होनी चाहिए, तो इसमें हमारा जो पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन है। एक अनदर पेशेंट है जिसको जो बेसिकली डायबिटीज का है प्लस हाइपरटेंशन का है। थर्ड हमारे पास पर्सन आ गया रीनल पेशेंट है प्लस उसको हाइपरटेंशन है। मेडिसिन हमारे पास ABC 3 मेडिसिन हैं, ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या करना है कि पेशेंट 1 को भी ए मेडिसिन देनी है, फिर बी देनी है, सॉरी फिर बी फिर ए, जो 2 पेशेंट सेकंड मतलब जो डायबिटिक वाले पेशेंट है उसको भी ए और थर्ड पर्सन को भी हमने ए देनी है, और उनका जो ए का रिजल्ट है उसको असेस करना है। फिर हमने बी मेडिसिन देनी है तीनों को, फिर हमने सी मेडिसिन देनी है तीनों को, दे के हमने कंपेरिजन करना है कि किस मेडिसिन का बेटर इफेक्ट है किस डिसीज कंडीशन के साथ,
ठीक है जी। सो कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली इसमें अब 3 मेडिसिन यूज कर रहे हैं, 3 कैटेगरीज के ऊपर, 3 डिसीज कंडीशन की कैटेगरीज के ऊपर हम यूज कर रहे हैं। बेसिक मेनली क्या है कि आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने उनका इफेक्ट देखना है कि किसके ऊपर, जो किस डिसीज कंडीशन के ऊपर ज्यादा बेटर इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। दिस इज अ रैंडमाइजेशन ब्लॉक डिजाइन। नेक्स्ट है क्रॉसओवर। क्रॉसओवर अब क्लियर ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 2 ग्रुप है। पहले क्या था कि हम एक सिंगल ग्रुप, 2 ग्रुप थे, बट हम एक ग्रुप को क्लोरोहेक्सिडिन दे रहे थे और दूसरे ग्रुप को सलाइन दे रहे थे। इस टाइम पे क्या होगा कि एक ग्रुप को हम पहले क्लोरोहेक्सिडिन देंगे और नेक्स्ट टाइम में हम उनको सलाइन से वॉश करवाएंगे। सेम ही अगर आपने पहले सलाइन यूज किया तो अब आप क्लोरोहेक्सिडिन यूज करोगे। तो ये क्या है, क्रॉस ओवर डिजाइन है, जिसमें हम इफेक्ट देखते हैं कि किसका इफेक्ट हमें ज्यादा बेटर देखने को मिल रहा है, या पेशेंट का रिस्पॉन्स, या कुछ भी चीजें जो है आप उनके साथ कंपैरिजन करके देख सकते हो कि कौन से मेजरमेंट जो है बेटर है। नेक्स्ट है लैटिन स्क्वायर डिजाइन। सो लैटिन स्क्वायर डिजाइन बेसिकली क्या है कि इसमें हम 3 वेरिएबल्स को जब हमने असेस करना होता है तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं। ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस होगी, रो फैक्टर्स, टाइम, लोकेशन, ग्रुप्स होगी, या कॉलम फैक्टर, सब्जेक्ट, डे, सीक्वेंस। ये चीजें हमारे पास अगर ज्यादा होंगी, 2 से ज्यादा चीजें हो जाएंगी, तो हम लैटिन स्क्वायर मेथड को यूज करते हैं। तो लैटिन स्क्वायर मेथड को आप देखो कि इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो है 3 वर्ड हैं और हमारे पास 3 ही शिफ्ट है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड द इवनिंग। ठीक है। सो इसमें बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने जो है वर्ड ABC रखा है पहले। ठीक है। फिर मतलब बेसिकली इसमें अगर लैटिन स्क्वायर को आपने समझना हो तो आप रोटेशन प्लान जैसे बनाते हैं हम किसी भी स्टूडेंट का क्लिनिकल एरिया का, तो वो चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। देखो अगर हमारे पास वर्ड में मॉर्निंग में ए स्टाफ नर्स थी और आफ्टरनून में B थी और इवनिंग में C थी। ठीक है। अब बोर्ड 2 में क्या होगा, बोर्ड 2 में मॉर्निंग कौन कर सकता है, B, क्योंकि वो कब आ रही है, आफ्टरनून में आ रही है। और आफ्टरनून कौन कर सकता है, C, क्योंकि वो इवनिंग में बोर्ड 1 में जा रही है। ठीक है। सेम ही एज अगर मैं बात करूं ए की, तो ए नाइट कर सकता है क्योंकि वो मॉर्निंग करके गया है, उसको बीच में एक ब्रेक मिल गया और वो नाइट को आ सकता है। सेम ही अब बात करूं मैं, अगर वार्ड सी की बात करें तो वार्ड सी में क्या, वार्ड 3 में क्या होगा कि सी मॉर्निंग करेगा वार्ड 3 में, और ए जो है वो आफ्टरनून करेगा, और जो लास्ट वाला है इवनिंग वाला है तो वो जो है बी हमारा ग्रुप करेगा। सो बेसिकली इसमें क्या है कि हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ 3 स्टाफ है और 3 वार्ड है। ठीक है, इतना समझो कि 3 स्टाफ है और 3 वार्ड है। तो हम क्या करेंगे, पहले वार्ड्स लिख लेंगे, फिर हम उनकी ड्यूटीज को डिवाइड कर देंगे कि मॉर्निंग कौन करेगा। मॉर्निंग जो वार्ड 1 में है वो ए करेगा, वार्ड 2 में बी करेगा और वार्ड 3 में सी करेगा। आफ्टरनून में कौन करेगा वार्ड 1 में, तो आफ्टरनून में वार्ड 1 में जो बी जाएगा, वार्ड 2 में सी जाएगा और वार्ड 3 में ए जाएगा। और सेम ही इवनिंग में वार्ड सी में, इवनिंग में जो वार्ड 1 में है सी जाएगा, 2 में ए जाएगा और बी जाएगा। सो ये है हमारा लैटिन स्क्वायर डिजाइन। सो डिजाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं तो एडवांटेजेस बेसिकली क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स में। इसमें प्योरिटी, जो हमारी प्योरिटी है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। इसमें जो है हम जो चीजें हैं, जो कंडीशंस हैं, नॉट फाउंड इन द नेचुरल सेटिंग्स। ठीक है। तो उसमें जो है बेसिकली वो चीज हमारी जी नेचुरल सेटिंग्स में फाउंड क्रिएट सेंसिटिव सेटिंग्स हो जाती है। नेक्स्ट है क्रिएट द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है। तो कंट्रोल द एनवायरनमेंट इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम के लिए अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग उस टाइम को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेजर्स, केयर्स एंड कंसंट्रेशन इन द स्टडी। सो बेसिकली इसमें क्या है कि जो अगर पता है कि मुझे प्रॉपरली कंडक्ट करनी है तो जो रिसर्चर है वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होगा इस चीज को करने के लिए। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस। सो बेसिक मेनली क्या है कि आप जो है रेप्लीकेट नहीं कर सकते हो। अगर आपको जो है पेशेंट जो मिल गया, आपने वो पेशेंट रखना है, अगर वो पेशेंट आपके साथ नहीं कोऑपरेट कर रहा है, कुछ भी है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आपने उसको कैसे मैनेज करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इन केस द डेंजर कैन बी अकर इन द सिंपल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सो कई बार कई पेशेंट्स ज्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सम क्राइटेरिया डज नॉट हैव ओनली टू मेजर द एक्स लेवल ऑफ वेलनेस। ठीक है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो वेलनेस को नहीं मेजर कर पाती हैं। ठीक है। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल या कम्युनिटी
एक्टिविटीज एरिया में यूज कर रहे हो तो उसमें एक्सटेंसिव वेरिएबल्स आ सकते हैं। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में हो तो आप सेम वार्ड में 2 पेशेंट को एज एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप रखोगे तो वो जो कंट्रोल ग्रुप बोला होगा वो ज़्यादा एक्टिव होगा कि इसको इतना कुछ मिल रहा है और मुझे यही चीज़ मिल रही है, मेरी डिसीज भी सेम है और इसकी डिसीज भी सेम है। सो वो थोड़ी बहुत जो है हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, डिफिकल्टी टू चेंज हो जाता है, स्टडीज़ को जनरलाइजेशन करनी पब्लिक के ऊपर जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो हमारे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च डिज़ाइन। आगे हम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन डिस्कस करेंगे। सो इसमें देखते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या है कि हम जो है मैनुपुलाइजेशन करते हैं। मैनुपुलाइजेशन हमारी जो है हर स्टडी मैंने आपको बताया था क्वाजी में भी होगी, ट्रू एक्सपेरिमेंटल में भी होगी और प्री एक्सपेरिमेंटल में भी होगी। बट जो रैंडमाइजेशन या कंट्रोल ग्रुप है उसमें से आप एटलीस्ट 1 कैरेक्टरिस्टिक को रख सकते हो, अदर को आप छोड़ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स, नॉन रैंडमाइजेशन कंट्रोल डिजाइन यूज कर सकते हो या टाइम सीरीज डिजाइन यूज कर सकते हो। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? सो इसमें सबसे पहले नॉन रैंडमाइजेशन में हम प्री टेस्ट रखते हैं और हमारा जो ट्रीटमेंट देंगे और पोस्ट टेस्ट रखेंगे। तो हम जो है नॉन रैंडमाइजेशन मेथड मोस्टली क्वाजी एक्सपेरिमेंटल्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज में क्या होता है कि इसमें बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, उसको 3 ऑब्जर्वेशंस देते हैं प्लस हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें कोई भी जो है हमारा जो कंट्रोल ग्रुप वो नहीं होता है। एडवांटेजेस क्या है क्वाजी की कि ये जो स्टडीज है मोर फिजिबल है, मोर कंफर्टेबल है, हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसको कंडक्ट करना इजी है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसका इम्पैक्ट नेचुरल सेटिंग्स पे कोई नहीं होता है। सो वो सारी चीजें इसमें जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। सो नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, इस एडवांटेजेस में यही है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या था कि हम जो एक्सट्रिंसिक वेरिएबल्स हैं उन पर कंट्रोल कर पा रहे थे, पर इसमें कंट्रोल कोई नहीं होता और इसमें जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। उसको हम जो कोज और फाइंड रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि हम अगर कोई रिसर्च क्वाजी में कर रहे हैं तो अगर वो नर्सिंग की फील्ड की है और आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो हॉस्पिटल या कम्युनिटी या स्कूल्स एरियाज में, तो उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि क्वाजी का जो अगर आप कह लो कि उसका वेटेज जो है बहुत कम है। तो इसलिए हम क्वाजी को अगर एज ने उसको आपने इम्प्लीमेंट करवाना है किसी भी फील्ड में तो उसका थोड़ा सा जो है एज कम्पेयर टू ट्रू एक्सपेरिमेंटल कम उसको वेटेज मिलती है। तो थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।